अवधेश कुमार कर्ण जी। मेरे तरफ से भी आप सबको सादर अभिनंदन। सर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन फोक आर्टिस्ट जो होते हैं उनका एक अलग ही जुनून होता है अपने देश को लेकर। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से जुनून क्या है? देखिए, ये एक पारंपरिक लोक कला है और पारंपरिक लोक कला कहीं न कहीं हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी पहली जो पाठशाला है और जो गुरु है माँ होती है, वही हमें घर की जो हमारी परंपरा है उन चीजों को बताती है और उन्हीं परंपरा के तहत हर माँ इस कला को अपने बच्चों को देती है, जो एक जुनून का रूप धारण करता है। जुनून इसलिए होता है कि कहीं न कहीं हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कितना फाइट कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा जुनून है, हर आदमी इसको आगे लेके चलना चाहता है, क्योंकि हम भारतीय लोग अपनी विरासत की पहचान को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही हमारी पहचान है। चाहे हम भारत के किसी भी स्टेट से हो, हमारी अपनी एक लोक कला है और उस लोक कला में कहीं न कहीं हमारी जान बसती है, तो जुनून होना स्वाभाविक है। तो सर ये आपने जैसे कहा कि हमें, सही कहा आपने कि माँ से हमें एक पहले ही सबक मिलता है कि किस तरह से हमारे घर का माहौल है या कैसे। तो आपके घर पे आर्टिस्ट और भी है कि आपने ही सिर्फ आर्ट किया था? देखिए, आर्टिस्ट तो मेरे घर में मेरी दादी भी बनाती थी, मेरी माँ भी बनाती थी और पापा आर्मी में थे तो माँ को वो मौका नहीं मिला। कहीं न कहीं मैं अपनी माँ के सपने को पूरा कर रहा हूँ, जो चीज़ वो नहीं कर पाई, वो माँ सपना मेरे अंदर देखती कि उस अचीवमेंट को मैं कर पाऊँ। आज भी वो मेरी गुरु हैं और मैं भले ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन माँ के लिए मैं आज भी एक बच्चा हूँ। वो मुझे हर एक पॉइंट को समझाती है कि यहाँ पर मुझे ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसे करना चाहिए। जब आप मेरी माँ को पूछेंगे तो माँ मेरे अंदर कम से कम आपको 100 प्लस पॉइंट गिनाएगी और जब मैं बात करता हूँ तो -100 पॉइंट सुनाएगी। उसको लगता है कि आर्टिस्ट के अंदर पूरी लाइफ स्ट्रगल करने की बात है। आज भी मुझे मॉर्निंग वो 5 बजे उठाती है और बोलती है कि तुम ना एक तपस्या समझो, तुम्हारे लिए एक ये पूजा है, तुम कितना भी बिजी रहते हो, बैठो कुछ करो। ये मौका एक ध्यान लगा के काम करने की चीज है। तो मैं तो कहता हूँ न, माँ क्या, हर नारी आपके लाइफ में कहीं न कहीं उन्नति का अग्रसर होती है। जैसे मैंने गौर किया कि जन्म मुझे माँ ने दिया, जीवन कैसे जीना है मेरी माँ ने मुझे समझाया, लेकिन उस जीवन को एक बेहतर तरीके से पूरे विश्व तक कैसे लेके जाना है उसमें मेरी वाइफ जो एक आर्टिस्ट है श्रीमती अनुभा कर्णून का। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हर इंसान के लाइफ में एक ऐसी महिला होती है, हम भले उसको नहीं समझ पाते, वो माँ होती है, बहन होती है, वाइफ होती है, जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करती है, तभी हम आगे बढ़ पाते। तो सर हम आपकी मम्मी का नाम भी जानना चाहेंगे जरूर। श्रीमती कामेश्वरी देवी। ओके, कामेश्वरी, उनको हमारा प्रणाम है दिल से। जरूर जी। क्योंकि ये सही होता है कि हम बच्चे होते हैं तो बहुत सोचते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है। हमें हमें सही राह और दिशा दिखाना हमारे माँ बाप का ही काम होता है। जी तो आपने ये शुरुआत कैसे की जब आपको लगा कि आपको आर्टिस्ट बनना है? लेकिन क्योंकि आज से अगर समझिए पहले बात करें तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनना सबको लगता था आर्ट एक हॉबी होती है, उसका कुछ करियर नहीं होता कि आर्टिस्ट बनकर क्या करना है। आर्टिस्ट को कुछ समझा ही नहीं जाता था। तो उसको आपने कैसे लिया? देखिए, क्या होता है ना, हर आदमी को अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मैंने भी मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। विश्व फैशन वीक 2012 में मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला एक डिजाइनर के साथ पूरे मधुबनी को डिजाइन करने का। मुझे वहां पे एक वो मिला, जब मैंने उसका रैंप शो देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देखिए, हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी न किसी फील्ड को चुनते हैं। अगर हम अपनी विरासत को अपनी रोजी रोटी के लिए चुने और कहीं न कहीं हमारे यहाँ वो ब्लड में आता है, जैसे कि मुझे मिला, मैं अपने बच्चों को भी ये बताऊंगा, सीखने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा। तो मेरे माइंड में आया कि देखिए, कौन सी ऐसा फील्ड है जिसमें चुनौती नहीं है। हर फील्ड में चुनौती है। अगर हाँ, हम अगर अपनी विरासत को लेके चलते हैं तो कहीं न कहीं तसल्ली ये भी होगी। मैंने बचपन से देखा कि मेरे घर में हमारे मिथिला में हर महीने कुछ न कुछ त्योहार होता है, कुछ न कुछ जिसमें जो भू चित्र बोलते हैं, अरिपन, वो बनाया जाता है। तो क्यों ना उसको एक व्यवसाय के तौर पे मुझे लेना चाहिए, और जिसके तहत मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। उसके बाद फिर मैं आज इसको
एग्जीबिशन के तौर पे, वर्कशॉप के तौर पे इसको आगे लेके चल रहा हूँ। जी, जी। बचपन से मैं बनाता रहा था, मैं पिछले 30 साल से इस कला से जुड़ा हुआ हूँ। अब क्या होता था, स्पेशली ये कला महिलाओं के द्वारा उत्थान किया हुआ है। हाँ, भारत की ये पहली कला है जिसमें 7 पद्मश्री है, 7 महिला, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो होता क्या था ना, पहले जो घर की महिलाएं थी वो अपनी परंपराओं को आगे लेके चल रही थी। मेल पार्ट पीछे से पहले भी सपोर्ट करते थे, जैसे मैं माँ के कचनी कर दिया करता था, बॉर्डर बना दिया करता था, ये सब कर दिया करता था, लेकिन फ्रंट में कम थे। लेकिन आज संख्या में बराबर तो हम नहीं हो पाए महिलाओं की, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, चलिए, उनके अच्छा योगदान जी। में हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये मेरे मन में आया कि इसको विरासत के तौर पे जोड़ के, अपनी रोजी रोटी के साथ जोड़ के, और लोगों को भी जोड़ूं जो व्यवसाय के तौर पे। तो जी। इसलिए मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं इसको लेके आगे चला। सर फिर मैं जरूर चाहूंगी कि जैसे बहुत जनों को नहीं पता है कि मिथिला पेंटिंग क्या होती है, तो जरूर जी, चाहूंगी कि इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मिथिला पेंटिंग एक विरासत है, विरासत की कला है, और इस कला को लोग बहुत अच्छे लेवल पे करते थे। पहले जी। क्या होता था, मैंने कहते हैं कि माँ सीता या बहन हमारी जो सीता थी, जिनको मैथिली भी बोला जाता था, हम जी। उसी उन्हीं के प्रजा से हैं, माने राजा जनक की प्रजा है मिथिला, जहाँ से हम लोग हैं। उनकी शादी में राजा जनक के द्वारा अपनी प्रजा के दीवालों के ऊपर इस कला के द्वारा शुरुआत की गई थी। अच्छा। मैंने बचपन से देखा, हमारे यहाँ चाहे शादी हो चाहे मुंडन हो, अभी भी, यानी कि परंपरा खत्म हो गया, अभी भी इस कला को दीवारों पे सजाने की परंपरा है। इस कला की जो जड़ कह सकते हैं वो कोबर कह सकते हैं। हमारे यहाँ शादी बिना कोबर के नहीं हो सकता। घर अच्छा। की महिलाएं लाल सिंदूर से उसको कोबर बनाती है, जहां से शादी की स्टार्टिंग होती है। तो विरासत तो थी ही, प्लस एक कहते हैं ना कि घर के डेकोरेशन के लिए आज भी इस कला का उपयोग किया जाता है। अब तो भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, हर जगह से हर स्टेशनों को सजाया जा रहा है, हर जगह दीवारों पे सजाया जा रहा है। लेकिन पहले ये हमारे घर के दीवार, बाहरी दीवारों पे और अंदर के दीवारों पे इसको पूरी तरीके से बनाया जाए। तो सर ये जैसे आप सिखाते भी हैं मिथिला पेंटिंग, तो आपको क्या लगता है बच्चे कितना इंटरेस्ट लेके सीखते हैं? बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। मैंने इंटरनेशनल भी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, नेशनल भी लेता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी क्लास में एक 6 ईयर ओल्ड भी है, तो एक 82 ईयर्स ओल्ड भी है। ओके। कुछ लोग इसको मेडिटेशन के तौर पे ले रहे हैं, जैसे अभी मेरे क्लास में 82 ईयर्स की गुरुग्राम हरियाणा से, उनको लग रहा था कि वो बिजनेसमैन थी, उनको लग रहा था, उसके डॉक्टर भी थी वो, उनको लग रहा था कि लाइफ जैसे रुक सा गया है। उनको किसी ने सजेस्ट किया मेरा नाम, आज वो 2 महीने से मेरे साथ क्लास में है। उनको ऐसा फील होता है कि जब वो उसको बनाने के लिए बैठती है तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया के चीजों को भूल जाती है, उनका सही बात। दिमाग रंगों में घूम फिर के रह जाता है। जो 6 साल के बच्चे हैं उसको लगता है कि हमारी विरासत है, हम आगे के जनरेशन है, तो हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। तो हर का व्यू अलग अलग है, कला एक है, सीखने का व्यू अलग है, सोचने का व्यू अलग सर लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे जब हम पहली बार शुरुआत करते हैं, है। जी, जब आप नए नए शुरुआत करते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं या सिखाते हैं, जी। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जहां आपको लगे कि यार मुझे और बेहतर करना है? देखिए, होता क्या है ना कि जब हम किसी कला के ऊपर मेहनत करते हैं, मेहनत करने में, अब इस कला में मैं आपको बताना चाहूंगा 55,000 आर्टिस्ट हैं, और वो 55,000 आर्टिस्ट सिर्फ यही मेहनत करते हैं, सब है कला एक, मिथिला चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग जो आप बोले, लेकिन सबका शैली अलग है। सबके पेंटिंग को आप देख के कह सकते हैं कि ये इनका पेंटिंग है। तो होता क्या है ना कि जब आप एग्जीबिशंस में जाते हैं, आपके साथ बहुत लीजेंडरी आर्टिस्टों का भी डिस्प्ले होता है, कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलता है। और मेरा मानना है कि कला का जो शुरुआत और अंत, शुरुआत तो है, अंत नहीं है। आप पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हमें कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। देखिए, मेरे हिसाब से दो चीज है, एक आर्ट, एक क्राफ्ट। आर्ट क्या चीज है कि हम किसी बड़े एग्जीबिशंस के लिए बनाते हैं, जहां पर सिर्फ हमारे आर्ट की वैल्यू होती है। जी। क्राफ्ट क्या चीज है कि हम वो चीज बनाते हैं जिसको बेच के हम अपने घर को फाइनेंशियली हेल्प कर पाते हैं। अच्छा, अच्छा। हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस राह पे चले, हम दोनों राह पे नहीं चल सकते। तो ज्यादातर हम जैसे आर्टिस्ट क्राफ्ट की तरफ अपना, जिन्हें कहते हैं कि रास्ता मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें अपने घर को भी सरवाइव करना है। सही बात है। तो या फिर अगर हम, जिनके पास बहुत पैसा है,
वो लोग सिर्फ आर्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, वो बड़े बड़े एग्जीबिशंस करते हैं, सोलो एग्जीबिशंस करते हैं, आर्ट गैलरी बुक करके करते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं हम जैसे आर्टिस्टों के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, हम आर्टिस्टों को उस फॉग की तरह चलना चाहिए, जैसे फॉग होता है, आगे का रास्ता हमें नहीं दिखता, नहीं दिखता। हम चलते रहते हैं। आप चलते रहिए, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, बिना किसी उम्मीद के चलिए। अगर आप बिना किसी उम्मीद के चलेंगे तो मेहनत भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। क्या बात कही सही सर आपने, और सही बात है कि हाँ, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि फॉग की तरह है, मतलब बस अपनी बोलते ना लक्ष्य पर फोकस रहिए, अपने आप मंजिल मिलेगी, आपके कहने का मतलब है। तो सर आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि सही में जिस तरह से आपने कहा, ये जो एग्जाम्पल दिया है फॉग का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमें बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए, बाकी मंजिल बिल्कुल, अपने आप मिल जाएगी। परफेक्ट जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि इंडियन फोक आर्टिस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए, आर्ट को जिंदा रखने के लिए, मगर फिर भी कई कई तरह से लोग मॉडर्न आर्ट से बहुत प्रभावित होते हैं, मॉडर्न आर्ट भी करते हैं, करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता जब जो एक बायर है जब वो खरीदता है पेंटिंग, वो भी मॉडर्न आर्ट को ज्यादा प्रेफर करता है इंडियन आर्ट की जगह? हाँ, ये चीज है कि देखिए भारत में या फिर विश्व में इतनी सारी कलाएं हैं, कहीं ना कहीं इंडियन फोक आर्ट को, जितने भी भारत की कला है, उसको लिए थोड़ी सी चुनौती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी रास्ता को नहीं बदलना चाहिए। बहुत बार मैंने क्या देखा है कि पसंद अपनी अपनी है। मैं मानता हूँ कि जितनी भी मॉडर्न आर्ट है, समकालीन आर्ट है, भारत में बहुत सारी पेंटिंग से बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको कहीं न कहीं इंडियन फोक आर्टों से दिक्कत है, मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पसंद सबकी अलग-अलग है और सबका बायर अलग-अलग है। इंडियन फोक आर्ट आर्टिस्टों को अपनी परंपराओं को ध्यान में रख के मेहनत करनी चाहिए। अगर वो अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो चुनौती तो है, लेकिन सफलताएं भी बहुत हैं। बहुत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन फोक आर्ट को, जैसे मैं कहना चाहूंगा, जापान है, फ्रांस है, यूएसए है। हम लोग दिल्ली हाट आईएनए में जब एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो हमारे जो पारंपरिक कला है उसको बहुत सारे खरीदते हैं वो लोग। अच्छा। तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर कैसे कर पाए और बेहतर से बेहतर अपनी कला में कैसे इम्प्रूव कर पाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। सर मिथिला पेंटिंग में तो बहुत बारीकी से काम किया जाता है, तो आप उस बारे में कुछ हमारे आर्टिस्ट को, जो भी हमारा ये शो देख रहे हैं, कुछ टिप देना चाहेंगे ताकि हमें किस तरह से उसमें बढ़ना चाहिए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, मिथिला चित्रकला, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसकी 4 विधाएं हैं: अच्छा। भरनी स्टाइल, कचनी स्टाइल, तांत्रिक और गोदना। हम लोग ये सोचते हैं कि हम मिथिला पेंटिंग सीख रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि हम मिथिला पेंटिंग की कौन सी विधा सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक एक विधा को सीखने में बहुत टाइम लगता है। आप अगर सोचेंगे, जैसे कि मैं चारों विधा बनाता हूँ, मुझे चारों विधा की पेंटिंग बनानी आती है, लेकिन कितना टफ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप भरनी स्टाइल करते हैं तो आपका माइंड एबीसीडी पे रहता है। जब आप कचनी स्टाइल बनाते हैं तो वो एक्स वाई जेड पे जाता है। कचनी में बहुत बारीक काम करना होता है, अलग अलग लाइनें होती हैं। आज हमारे जो न्यू पार्टिसिपेट हैं उनको ये डिसाइड करना होगा, न्यू पेंटिंग वालों को, हम सीखना क्या चाहते हैं। आप मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे मैं देखता हूँ बहुत लोग भरनी भी स्टाइल कर रहे हैं, कचनी भी मिक्सअप कर रहे हैं, कचनी भी मिक्स कर रहे हैं, गोदना भी मिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप दाल चावल रोटी सब्जी सबको अगर आप मिला के खाएंगे ना, तो आपको एक टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको सबके टेस्ट मिक्स हो जाएंगे। तो बेहतर है आप डिसाइड करिए कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आप बनाना चाहते हैं। आप जिस एक विधा को लेके चलेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उसी स्टाइल पे होगा, सही बात है। जिस स्टाइल को आप करना चाहते जैसे कहा जाए तो जैसे स्कूल में हमें सब सब्जेक्ट होते तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे, हैं। और बिल्कुल कॉलेज में जाके एक फोकस बनता था। वैसे ही आप कुछ कह रहे हैं कि जी, हर जो स्टाइल कर रहे हो उसी को उसको वैसे ही रखो, बिकॉज बहुत फोकस बार जैसे होता है कि पेंटिंग देख के सोचने लगते हैं कि इसमें ये भी किया है, इसमें वो भी किया है, एग्जैक्टली क्या है मतलब। क्या है। बिल्कुल, देखिए हम जब स्कूल में भी होते हैं तो
हमारे पास करीबन जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें से कोई एक दो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है। कोई फिजिक्स में बहुत पसंद करता है, कोई मैथ को करता है, कोई हिस्ट्री को करता है। आगे जाके उसी को लेके वो आगे चलता है, आगे का आगे जो अपना एजुकेशन है। आपको इसी तरीके से मिथिला चित्रकला में एंट्री तो लीजिए, लेकिन एक विधा को चुनिए जो विधा आप अच्छे से करना चाहते हैं। तो सर मैं जरूर आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बात करके ये लग रहा है कि काफी आपका जो एक्सपीरियंस है, एक बोलने का जो तरीका है, काफी प्रभावित करेगा लोगों को। तो मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आजकल कंडीशन है एक्चुअली में इंडियन फोक आर्टिस्ट की इंडिया जी में, उस जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन फोक आर्टिस्ट का पहले भी चुनौती था। ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात स्टार बन जाता है, और जी आज भी वही है। मन में भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पीछे कोई हमारी माँ नेशनल अवार्डी है तो हमारी दादी नेशनल अवार्डी है, उन लोगों को प्राथमिकता मिलती है। मैं भी इस चुनौती को सामना करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है। मैं अपने घर में सिंगल हूँ, क्योंकि अपने माँ के सपने को पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगा तो मैं आगे तक नहीं जा पाऊंगा। नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि अवार्ड मिलने से आपको प्राउड फील नहीं करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी है। कि अगर आपको, जैसे मुझे 2015-16 में स्टेट अवार्ड मिला, तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे अपनी कला को ये और बात बेहतर है। करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत, अवार्ड मिलना मतलब आपको मेहनत करना है, आपसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा है, बढ़ गई। बढ़ गई है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी चीज, लाइफ में कभी भी ऐसा मत सोचिए कि वो अचानक से बहुत आगे बढ़ गए, मैं पिछड़ रहा हूँ। भगवान सबको मौका देता है, आप मेहनत तो करके देखिए। और सफलता अचानक से ही नहीं मिलती, सफलता के लिए आपको बहुत मेहनत करने की, डिसिप्लिन के साथ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं कितना भी कहीं वर्कशॉप में हूँ, घर में हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मैं जरूर कुछ न कुछ बनाता हूँ। ये मेरी माँ का सबक है कि तुम्हें कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, ताकि तुम्हारा सुबह उठ के तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारी कला ही तुम्हारी पूजा है। तो क्या बात है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि हम मिक्स नहीं हो। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ इंडियन फोक आर्टिस्ट कभी किसी स्टाइल का पेंटिंग बना के पोस्ट कर रहे हैं, कभी किसी स्टाइल की पेंटिंग बना के पोस्ट कर रहे हैं। आपका माइंड ना एक बैलेंस नहीं हो पाएगा। आप किसी एक आर्टिस्ट को फॉलो करिए। जैसे मैं पद्मश्री गंगा देवी जी को फॉलो करता हूँ, मैं उनकी पेंटिंगों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कहाँ अपनी पेंटिंगों में उनसे कुछ सीखना इम्प्रूवमेंट। चाहिए। एक ना एक को गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आप गुरु बनाते हैं, आपका ये सौभाग्य है, अगर वो गुरु आपके साथ साथ में है, जीवित है, तब तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। अगर नहीं है तो आप उनसे प्रेरणा लेके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका आशीर्वाद, वो कहीं भी हो, उनका आशीर्वाद आप पे जरूर बना रहेगा। आप कोशिश करिए जरूर। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और हाँ ये साधना की तरह ही करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो सर मैं जरूर चाहूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है जब हम सिर्फ आर्ट को फॉलो करते हैं एज अ करियर, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ती है। तो जी आपको भी फेस करनी पड़ी होगी, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? चाहे वो फिर फाइनेंशियली हो, जी। फाइनेंशियली भी हो बहुत बड़ी जाता है। दिक्कत होती है। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने पेंटिंग बनाया, पेंटिंग बनाया, आपको 6 मंथ के बाद आपको एक लेटर मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से या प्राइवेट एनजीओ के तरफ से कि आपको यहाँ स्टॉल लगाना। होता क्या है कि आपने 6 मंथ मेहनत करके पेंटिंग बनाई, वो मार्केट किसी ऐसे जगह पे लगा दिया गया जहां पर ऑडियंस नहीं आ रहे हैं, दर्शक नहीं आ रहे हैं, आपका सेल नहीं होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो स्टॉल चार्ज पे किया वो भी हमें घर से पे करना होता है। ऐसी बात तो आपको वहां पर पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखिए, आपको ये देखना होगा सबसे पहले, हम आर्टिस्टों को, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। हम सूरज कुंड मेला को इंटरनेशनल मेला मानते हैं जो हरियाणा में लगता है। जी। सूरज कुंड मेला में बहुत बार हमें ऐसे आउट जगह पे स्टॉल मिल जाता है जहां पर दर्शक जाते ही नहीं, हमारा सेल नहीं होता है। तो आर्टिस्टों की लाइफ बहुत मुश्किलों भरा होता है। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। हिम्मत क्या करनी होती है, आपको चूज करना होता है कि हम किस मार्केट में जाएं, किस मार्केट में नहीं जाएं। ये चीज आपको देखना होगा। भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्ट लवर हैं। जैसे बैंगलोर मेरा फेवरेट जगह है, बैंगलोर है, पुणे जाइए आप, दिल्ली जाइए आप। इन सब जगहों पे आपको आर्ट लवर हैं। कुछ दो तरीके के उसमें कस्टमर्स होते हैं। एक तो आर्ट लवर होते हैं, उनको अगर घर में जरूरत नहीं फिर भी खरीदते हैं।
कि नहीं ये चीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे घर के लिए जी चाहिए। जी कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो अपने घर के स्पेस के हिसाब से पेंटिंग ढूंढते हैं। हम पारंपरिक कला के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पेंट, पहले क्या होता था कि जैसे दादी लोग हमारी 22 बाय 30 का बड़े बड़े पोस्टर्स बनाती थी। आज उतने बड़े पोस्टर्स कोई लेने को रेडी नहीं होते। क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास घर में स्पेस कम है, हमारा 2 रूम सेट है, 3 रूम सेट है। वो छोटे छोटे 6 पेंटिंग का सेट खरीद लेंगे, एक बड़ी पेंटिंग नहीं। नहीं नहीं हम आर्टिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंग लेके जा रहे हैं, बड़ा बड़ा लेके जा रहे हैं। नहीं, हमें मार्केट में ये व्यू करना चाहिए कि क्या चीजें पसंद की जा रही है, हाँ कस्टमर क्या राइट ढूंढ आप रहा है। जी जी, अगले मार्केट में अगर हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। हमें पूरी तरीके से एक मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप मार्केट को स्टडी तो करेंगे ना। हम ये तो बोल के आ जाते हैं कि सूरज कुंड फेल हो गया, हमारा सेल नहीं हुआ। हो सकता है उसमें हमारी भी कमी हो, हमारे पास कुछ ऐसे पेंटिंग्स हो जो लोग पसंद नहीं कर रहे हो। नहीं तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, वहां पर कस्टमर्स की व्यूज पूछता हूँ, बुक रखता हूँ वहां पर कि अगर आपको मेरी पेंटिंग में कोई कमी नजर आ रही है तो आप लिख के जाइए वहां पे, ठीक है अच्छा लग रहा है वो भी लिख के जाइए। फिर परसेंटेज चेक करिए कि वो क्या बोल के जा रहे हैं, सही बात उसके हिसाब से अपने आप को ग्रोथ करिए, तो शायद अपनी चुनौतियों को थोड़ा सा कम कर पाएंगे। और ये बहुत आर्टिस्ट, जब अच्छा आप अपने आर्टिस्ट के फील्ड में प्यार रखा है ना, तो कहते हैं ना कि आप ये मत सोचिए कि नीचे आपको कंकड़ मिल रहा है या कालीन मिल रहा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या बात है सर। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव कमेंट्स को भी लेते रहे तो उससे क्या होगा, जी, हमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हम कर सकते हैं एक्चुअली में। बिल्कुल और जैसे उन्हें चाहिए वैसे बन के मिल सकता है। बिल्कुल। सर बहुत ही दिलचस्प बातें कर रहे हैं आप, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो एक्चुअली में मच। मतलब ऐसे मुझे खुद को मन कर रहा है कि आपसे और भी जानकारी लेती रहूं, जी लेकिन जरूर कहूंगी कि समय की पाबंदियां हो जाती है बहुत बार। जी तो मैं जी आपसे जरूर कहूंगी कि आप जो जो भी ऑडियंस हमारा ये शो देख रही हैं जी। उनके लिए कुछ आप संदेश दें या कुछ ऐसा जो आप अपने से शेयर करना चाहें। मैं जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उनके मदर फादर से ये कहना चाहूंगा कि माँ हमारी पहली गुरु है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, हमारे बच्चों को उन कलाओं के बारे में बताइए जिस कला को आप अच्छे से पसंद करते हैं। भारत जी में इतनी सारी कलाएं, क्योंकि अगर आप उन बच्चों को सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भारत की विरासत संस्कृति ही हमारी भारत की पहचान है, उसको बनाए रखिए। और हर आदमी के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है, आप अपने बच्चों की उस प्लस पॉइंट को पकड़िए और उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए। अपनी विचारधारा नहीं उसके ऊपर थोपिए कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। बच्चे को अगर सिंगर बनना है तो प्लीज प्रमोट करिए उसको, उसको आगे बढ़ाइए। आपका बच्चा आपका उस क्षेत्र में जरूर नाम रोशन करेगा। ये सही कहा सर आपने कि हमें प्रोत्साहन तो जरूर देना है, मगर मैं इस बारे में एक ये चीज जरूर कहूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे तो कह रहे हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है, और जो माँ बाप होते हैं उनको हर तरह से सोचना पड़ता है जी कि फाइनेंशियली वो उस चीज को करवा पाएंगे या नहीं। तो अगर ऐसा कोई मैं आपसे ये जरूर पर्सनल सवाल पूछूंगी कि अगर कल को आपके बच्चे आपसे कहते कि मुझे ये बनना है और मतलब आर्टिस्ट नहीं बनना है, तो आप उनको जी क्या कहोगे? बिल्कुल। देखिए, मैं अपने बच्चों के ऊपर उनको क्या कहते, तो ब्लड में है बच्चों को, तो हमारी वो विरासत उनके ब्लड में जरूर होगा। अगर वो फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट का बच्चा आर्टिस्ट ही हो। हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको जरूर उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, देखिए क्या होता है, मैंने अक्सर हाँ देखा है कि जैसे कि मैं आईआईटी में जाता हूँ सिखाने के लिए, आईआईटी गया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, भारत के बहुत सारे शहरों, तो मैंने एक चीज गौर किया है कि लोग बच्चे के एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मैं उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, एजुकेशन बहुत कंपलसरी है हमारे लाइफ के लिए, होना चाहिए। लेकिन हर बच्चे के अंदर एक चीज होता है जो उसको ज्यादा पसंद होता है। कोई डांस करना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है। आप उसको एक ऑप्शन के तौर पे जरूर रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे उसमें इंजॉय करते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ हम ब्रश उठा के कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा उसको प्रोत्साहन दीजिए। और अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो और भी बेहतर है, नहीं जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको उसकी ज्ञान रहना चाहिए एजुकेशन के अंदर कि हाँ भारत की ये वर्ली कला है, ये भारत की मिथिला कला है, भारत की फार पेंटिंग है, उनको पता होना चाहिए। हर बच्चे हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट तो होता ही है जो कुछ और बिल्कुल करना चाहता है। सही बात है। तो सर आप आर्ट के अलावा और क्या करते हैं? मैं आर्ट के अलावा जो क्लासेस है वो करता हूँ, और
स्पीक मैके के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके वर्कशॉप को करता हूँ। स्पीक मैके भारत की विरासत को आगे बढ़ाने में 1977 से लगी हुई है। अच्छा। और उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत है, भारतीय नृत्य कला है, भारतीय आर्ट एंड क्राफ्ट है। सारी चीजें एक गुरुकुल के तहत सिखाई जाती है, जो गुरुकुल अब खत्म हो चुका है। एक गुरुकुल के तहत अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज करती है वो। तो मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, एग्जीबिशंस कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन इस कला को समर्पित किया है और मैं जीवन के अंतिम सांस तक इस कला को सीखता रहूंगा और लोगों को सिखाता रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं सीखूंगा लोगों को कहाँ से सिखा कैसे पाऊंगा। सीखें? जी, तो दोनों चीजें मेरी जारी है। तो सर आप क्या क्या सीखने की कोशिश करते हैं? लाइक आपने जैसे कहा कि आप मिथिला तो करते ही हैं, उसके चारों जी तरह की पेंटिंग्स आपको आती है और जी। आप कुछ नया सीख रहे हैं? इसके अलावा मैं एक पेपर मेसी कला है बिहार की, जो मेरी वाइफ अनुभा कर्ण करती है। वो उनको विरासत में मिला है, उनकी दादी को उसमें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो मैं उनके साथ उस कला को भी आगे सीखने की कोशिश करता हूँ, वो किस तरीके से उसमें न्यू डेवलप करें। हम लोग निफ्ट के साथ मिलकर अलग अलग डिजाइने बना रहे हैं उसके ऊपर। मुझे वर्ली आर्ट करना बहुत पसंद है। Okay. मैं उसमें हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने भी उसके ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनसे बात करूँ, उनके वर्कशॉप को ज्वाइन करूँ। तो अलग अलग तरीके कलमी पेपर क्राफ्ट जो होता है कि पेपर को कटिंग करके अलग अलग चीजें बनाना, उन सब चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उन सब के वर्कशॉप भी अभी भी अटेंड करता हूँ। मैं अभी भी एक न्यू पार्टिसिपेट बन के सारी चीजें सीख रहा तो सर मतलब मैं एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगी कि आपने शादी के वक्त शर्त रखी थी कि मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हमारे मिथिला में क्या होता है ना, लव मैरिज नहीं होता है। हमारे मिथिला में हमारे माँ बाप जो डिसाइड करते हैं वो है। वाइफ अनुभा को ये विरासत में जरूर मिली है, लेकिन भारतीय कलाओं के ऊपर उनका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको प्रोफेसर बनने का सपना था। वो अभी भी वो स्टडी में बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब हस्बैंड कलाकार मिला तो कहीं ना कहीं उनको साथ देना पड़ता है। तो इस वजह से वो इस फील्ड की बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि दोनों का वो हो गया, जुड़ाव हो गया कलाओं को लेके। तो अब उनको भी काफी मन लगता है इसको करने में। सही है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपकी पूरी टीम को, आपको भी, कि आप चुन चुन के, मैं बहुत सारा आपके शोज देखता हूँ, आप ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जो छुपे हुए हैं और जी उनकी कलाओं को लोगों तक ला रहे हैं। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों को बहुत सारी सफलताएं मिले। आप ऐसे ही जो इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं उनको आगे लेके आइए। मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपके हर शो को देखता हूँ, आपका हर शो में जरूर ध्यान लगा के सुनता हूँ, क्योंकि आपका सवाल करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आप आर्टिस्टों को बोलने का बहुत मौका देते हैं। मैंने चंद्रभूषण जी को, जिसका आपने इंटरव्यू कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था, वो हमारे मैंने फादर इन लॉ लगते हैं। मैंने अनुभा के मामा है वो। तो ओके। देखता, हाँ उनके मामा है। तो बहुत ध्यान से, मैं ट्रेन में था, मैं जयपुर जा रहा था वर्कशॉप के लिए, लेकिन ट्रेन में मैंने आपकी पूरी इंटरव्यू को सुना। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय कलाओं के ऊपर आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है और आप लोग बहुत आगे जाएंगे इस कला को लेके। और सारे आर्टिस्टों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच सर। और ये तो है कि हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारे शो पर आने के लिए कि ठीक है आर्टिस्ट आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो होना चाहिए ना कि एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ आप बात कर सकें, ताकि हमारी बिल्कुल। जो ऑडियंस सुन रही है उनको जी। सही मैसेज जाए एक्चुअली में। बिल्कुल। इसलिए हम थोड़ा बिल्कुल। चूज करके लाते हैं आर्टिस्ट को। और आपका बिल्कुल। प्रोफाइल जब मैंने देखा तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव। और थैंक मैं यू। मैं आज महसूस कर रही हूँ कि मैंने सही निर्णय लिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो पर आने के लिए धन्यवाद आपका बहुत। बहुत बहुत